यस मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइट्स है क्या और हमें क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, आइट्स एक हमारा इंग्लिश का टेस्ट होता है। ठीक है, आइज़ फॉर ये ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, सॉरी कंपनीज़ कह रही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। इससे एनालिसिस हो जाती है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छी है। ठीक है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम है। ठीक, टेस्टिंग सिस्टम है जिससे इंग्लिश की आपकी स्किल्स, लिसनिंग, रीडिंग और साथ में राइटिंग की स्किल्स भी एनालाइज हो जाती हैं। जी, आइट्स का टेस्ट फॉर्मेट क्या है? इसके हमारे पास चार कह लें पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के और स्पीकिंग के। इसके अंदर दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती हैं एकेडमिक और एक होती हैं जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट जो है वो लोग कंडक्ट करते हैं जो कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जनरल ट्रेनिंग का ये उनके लिए होती है जो कि वैसे ही जॉब वगैरह के लिए और इस तरह के काम के लिए जा रहे हैं। तो जो लिसनिंग का पार्ट होता है ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, एकेडमिक के लिए भी और जनरल ट्रेनिंग के लिए भी। ठीक है, सेकंड पे जो रीडिंग का है इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। एकेडमिक के लिए अलग पैटर्न है और जनरल ट्रेनिंग के लिए अलग है। ये सिमिलरली राइटिंग के साथ भी ऐसे ही है। और स्पीकिंग जो है वो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मेट होता है उसका। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं लिसनिंग टेस्ट का। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए लिसनिंग टेस्ट के बारे में, और हमारे पास कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना टेस्ट। आइट्स एज सच मुश्किल नहीं होता। जो मैटर करती हैं वो सिंपली हमारी स्किल्स हैं। और स्किल्स से ज़्यादा हम जो टिप्स यूज़ करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिसनिंग के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। एमसीक्यूज़ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। तो हर एक क्वेश्चन टाइप की अलग से टिप्स हैं कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेशन उसी के बारे में है कि हम हर एक मॉड्यूल के आगे उनकी जितनी भी फर्दर टाइप्स हैं, क्वेश्चन टाइप्स हैं, उनकी जितनी भी ट्रिक्स हैं, उनको हम मास्टर कर सकें। लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो हमारे पास 30 मिनट्स का होता है एंड 10 मिनट्स फॉर द आंसर ट्रांसफर। ये 10 मिनट्स अब नहीं दिए जाते क्योंकि ये पहले के फॉर्मेट के लिए है जो कि पेपर बेस्ड होता है। पेपर बेस्ड अब भी है, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड करें या फिर पेपर बेस्ड करें। लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड करें, यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम होता है उसी के अंदर आपने सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, और ये जो आपने आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करने हैं ये वाला फिर मामला ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये 4 सेक्शंस में आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ द 10 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? मल्टीपल चॉइस होते हैं। मल्टीपल चॉइस के आगे से भी दो कैटेगरीज हैं, यानी कि एक सिंगल आंसर होते हैं और एक डबल आंसर होते हैं, डबल चॉइस। उसके बाद मैप लेबलिंग आ जाती है, फॉर्म कंप्लीशन आ जाता है। फॉर्म कंप्लीशन बेसिकली जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है इसी तरह होता है। सेंटेंस कंप्लीशन भी इसी तरह से, और ईटीसी आगे भी इसके फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन वो अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम इसको देखेंगे। बाकी डिटेल हम कल देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक आप कह लें टेबल कंप्लीशन। ठीक है, टेबल कंप्लीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट सिटी। ठीक है, इस तरह से वो ऑडियो चल रही होती है और यहाँ पर आप क्वेश्चंस का देखते हैं कि उसने यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, और ये जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमने अपने आंसर पुट्स करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्शंस के अंदर हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही होती है अक्सर दो बंदों के दरमियान। ठीक है, यानी या फिर वो ऐसे भी करते हैं कि ऑडियो में एक बंदा दूसरे बंदे को फ़ोन करके ये पूछ रहा होता है
कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, या फिर मैं आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, ठीक है, रात को, तो आप मुझे कोई सजेशंस दें। तो इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है और आपने उसको सुन के अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। दूसरे सेक्शन में एक पर्सन बात कर रहा होता है इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर भी ज़्यादातर ये होता है कि सिर्फ एक पर्सन बोल रहा होता है, यानी कि वो आपको समझा रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिस्ट गाइड को देखें, आप कहीं पर टूर के लिए गए हैं तो वो टूरिस्ट गाइड आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता है, या फिर ये बता रहा होता है कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, और इस तरह से वो सारा आपका टूर की प्लानिंग आपको बता रहा होता है। और वो वन वे जो कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, सिर्फ वही आपको बता रहा होता है। बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो बाद में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 के अंदर आप 2 या 4 बंदे जो हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर ये होता है कि एकेडमिक सेटिंग होती है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं किसी अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में या असाइनमेंट के बारे में। ठीक है, एक बच्चा, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, वो आपस में पूछ रहे होते हैं कि आपने असाइनमेंट में क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। फोर्थ सेक्शन के अंदर हमारे पास मोनोलॉग होता है यूजुअली, या लेक्चर, यानी कि वो एक कोई लेक्चरर होता है, वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। ठीक है, इन एन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से हो, मतलब कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि इस तरह से जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको। ठीक है, पहले को 2 बंदे किसी और बारे में भी बात कर सकते हैं पहले सेक्शन में। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने इस जो सेक्शन है लिसनिंग वाला, इसके अंदर एग्जामिनर हमारी कौन कौन सी स्किल्स को असेस कर रहा होता है। ठीक है, हमें वो देखता है कि हमें मेन आइडियाज़ और स्पेसिफिक डिटेल्स का पता चल रहा है। ठीक है, या फिर हमें जो ओपिनियंस हैं और उसका पता चल रहा है कि कौन सा वो ओपिनियन है और कौन सा आइडिया है। ठीक है, ओपिनियन दो पर्सन्स का अपना अपना हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जो मेन आइडिया है वो तो एक ही रहता है। ठीक है, और आप वो ये भी देखते हैं कि आप कन्वर्सेशन को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप ये आपको पता लग रहा है कि अगला अगला बंदा आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी बात को समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, और आप बदले में उसका रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं इस तरह या नहीं। तो ये वाली स्किल्स मेनली असेस होती हैं हमारी लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अब रीडिंग टेस्ट देखते हैं। रीडिंग के अंदर क्या है, की फैक्ट्स देखते हैं। और रीडिंग जो है 60 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए, इस सिंगल मॉड्यूल के लिए। इसके अंदर भी 40 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और 3 सेक्शंस का मतलब है हमें 3 तरह के आर्टिकल्स देंगे, 3 अलग अलग आर्टिकल्स देंगे और उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं और नॉट गिवन। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफाइंग व्यूज़ आ जाता है, मैचिंग हेडिंग्स आ जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन टाइप्स रीडिंग के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर किस तरह के टेक्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दीज आर नॉन स्पेशलिस्ट रीडिंग पैसेजेस टेकन फ्रॉम मैगजीन्स या फिर बुक्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर। ठीक है, ये पैसेजेस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, तो वो 3 पैसेजेस ही होते हैं, जैसे हम 9th-10th में भी करते होते थे कि पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होती थी। उसके अंदर हमने जो ऊपर पैराग्राफ दिया होता था उसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना होता था, मतलब आंसर्स उन्हीं पैराग्राफ्स के अंदर से होते थे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जनरल टॉपिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आर्ग्यूमेंटल भी हो सकते हैं, और डायग्राम्स और इमेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये जब हम सेकेंड वीक के अंदर हमने रीडिंग मॉड्यूल को कवर करना है, फिर उसके अंदर हम ये डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर नोट्स के हमें कौन कौन सी चीज़ को मतलब नोट करना है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, यानी कि मुश्किल वर्ड है, हर बंदे की वोकेबलरी डिफरेंट होती है, अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस के दौरान उसको आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए।
ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। ये तो वो वाली बात आ गई ना, वो जो पेपर बेस्ड वाले में थी। और ईच क्वेश्चन के ईच मार्क होते हैं। ये हर एक मॉड्यूल के अंदर यही होता है कि हर जो क्वेश्चन आप आंसर करते हैं उसका 1 मार्क दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपने ये रीडिंग की टिप है कि स्पेंड नो मोर देन 1 टाइम आंसरिंग ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने अपने 60 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, 1 मिनट देना है हर क्वेश्चन को, तो 40 मिनट्स हमारे वहाँ से आ गए। ठीक है, 15 मिनट हमने अपनी रीडिंग को देने हैं, रीडिंग या स्किमिंग को, और उसके बाद 5 मिनट हमने चेकिंग को देने हैं, उसका ओवरव्यू लेना है जब हमने सारा सॉल्व कर लेना है कि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कोई और तरह की मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह से आप अपना रीडिंग का टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं। अब रीडिंग के अंदर कौन कौन सी स्किल्स वो हमारी असेस करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि हमें मेन आइडिया की समझ है, हम मेन आइडिया को पढ़ पा रहे हैं इतने बड़े पैसेज में से। ठीक है, और हमने उसकी डिटेल्स को कितनी डीपली कवर किया है। ठीक है, अगर डिटेल्स हैं तो हमें उन डिटेल्स का हमने वो भी पढ़ी है, हमें सिर्फ मेन आइडिया नहीं पता, उसकी डिटेल्स भी पता है। ठीक है, और हमने उसका आइडिया हमें पता चले हर एक सिंगल लाइन का। और रिकॉग्नाइजिंग ओपिनियंस हमें, ठीक है, ओपिनियंस में फ़र्क करना है कि ये ओपिनियन है या ये फैक्ट है। उसके बाद राइटिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और सेक्शंस 2 होते हैं और टाइम लिमिट भी इसकी 60 मिनट्स होती है। ठीक है, टास्क 1 और टास्क 2 इनको कहा जाता है इन सेक्शंस को। टास्क 1 के अंदर हमें 150 वर्ड्स जो हैं वो टाइप करने होते हैं। ठीक है, ये राइटिंग वाला ये मैं लिखना इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये पेपर बेस्ड नहीं है, हमें वहाँ पर टाइप करने हैं। तो इसके लिए आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 150 वर्ड्स आपने लिखने 150 एंड 250 टुगेदर दे बिकम 400 एंड यू हैव टू राइट 400 वर्ड्स इन द 60 मिनट्स। उसके बाद आप देखेंगे कि टास्क 1 के अंदर क्या है कि वो आपको क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ पर ना आपको एक टेबल दिया जाता है, चार्ट दिया जाता है, ग्राफ। तो या फिर ग्राफ आपको पता होगा, या फिर लाइन ग्राफ होता है जिसके अंदर लाइंस ऊपर जा रही होती हैं 2-3 की, और ग्राफ के एक्स वाई जो एक्सिस होते हैं वहाँ पर लिखा होता है कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। तो आपने उसको जो है एक्सप्लेन करना होता है कि इस ग्राफ के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है। इसके लिए हम जो प्रेफर करते हैं कि आप सिर्फ 20 मिनट्स लें, और ये इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने सिर्फ उसी को आगे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टास्क क्या है, रिस्पॉन्ड टू अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, आस्किंग फॉर एन आर्ग्यूमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू विद एन ऐसे। इसके अंदर हमने ऐसे लिखना होता है, ऐसे राइटिंग होती है इसके अंदर मेनली। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि उन्होंने आपको कोई टॉपिक दे देना स्पेसिफिक, जैसे कि अगर आपको वो क्वेश्चन भी हो सकता है कि कंप्यूटर के बारे में होता है कि आपका क्या ख्याल है कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये कैसे हमारी लाइफ को इम्प्रूव करता है, और एक स्टूडेंट की लाइफ में ये कैसे बेनिफिशियल है। तो ये वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा एक, और उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, आप इसके अंदर एडवांटेजेस भी कवर करेंगे, डिसएडवांटेजेस भी कवर करेंगे, और एक टोटल ओवरव्यू भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आप कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, और आपकी जो वर्ड लिमिट हमारे पास 250 वर्ड्स की है। उसके बाद अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, यूँ राइटिंग स्टाइल जो है हमारा वो फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल इंग्लिश राइटिंग के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स ASAP फॉर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये एक मतलब सारी अंडरस्टूड बात है कि इसका मतलब ये है, लेकिन ये एक फॉर्मल स्टाइल नहीं है। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ कन्वर्सेशन है, तो आपने वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने। ठीक है, और डिडेंट वो भी नहीं यूज़ करना, डिड नॉट लिखना है। ठीक है, इसी तरह के आप वर्ड्स यूज़ करें, जैसे इजेंट हो गया, आरंट हो गया, तो वो आर नॉट इस तरह से सेपरेट करके लिखने हैं ताकि वो फॉर्मल सेंस बने। उसके बाद आपने एडियर टू अ सिंपल स्ट्रक्चर, आपने जितना हो सके अपना स्ट्रक्चर सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना।
अब सिंपल रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी वो कैब जो है बिल्कुल ही मतलब लो यूज़ करनी है, ना आपने बहुत हाई वो कैब यूज़ करनी है, ना बहुत कम यूज़ करनी कम लो यूज़ करनी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहेंगे और आप इतना पैनिक नहीं करेंगे कि आपने बहुत कोई ना हाई फाई वोकेबलरी यूज़ करके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आंसर द क्वेश्चंस डायरेक्टली, जो उसने पूछा है आपने वही बताना है, अपने से कहानियाँ नहीं बनानी। कहानियाँ बनाने का ये मतलब है कि अगर वो आपसे कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का पूछ रहा है तो आप उसको ये नहीं बता, वो सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है आपसे, आप उसको ये नहीं बताएंगे कंप्यूटर ऐसा इवॉल्व हुआ, पहला कंप्यूटर मशीन अबैकस थी, उसके बाद ये आया, कंप्यूटर के इतने पार्ट्स होते हैं, माउस, सीपीयू, इस तरह की चीज़ें नहीं आपने बतानी। आपने सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस को टारगेट करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह के आपने आंसर देना। स्टे अबव द मिनिमम वर्ड अकाउंट, इन्होंने कहा मिनिमम वर्ड काउंट, यानी कि जो हमें लिमिट दी गई है 250, कोशिश करनी है 250 को अप्रोच कर लें। और बेशक जो उससे ज़्यादा एक्सीड से आप कर जाए ना लिमिट से तो वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन कम ना हो उससे। ठीक है, जैसे अगर 250 आपकी लिमिट है ऐसे राइटिंग के अंदर, तो आप 270 260 तक भी चल जाए काफ़ी है। मिनिमम उन्होंने आपको दिया है कि 250 है। ठीक है, तो इससे आप एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि अगर आपको 250 दी गई तो आप 400 वर्ड्स लिखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 250 टू 270 के दरमियान रहें, 280 के दरमियान रहें, दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद हम देखते हैं स्किल्स हमारी कौन कौन सी देखी जाती हैं। इसके अंदर हमारी वोकेबलरी देखी जाती है, ग्रामर देखी जाती है, स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पता है, हमें टेंसेस का यूज़ करना आता है। ठीक है, टेंसेस के अंदर जैसे इज़ एम आर आपने सही लगाया है, जहाँ पे डिड यूज़ होना था वहाँ पे डिड लगाया है। तो इस तरह से पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का आपको सेंस है, तो आपने उसी तरह से स्ट्रक्चर जो है अच्छा बनाना है अपने सेंटेंस का। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली कि आप जो लिख रहे हैं आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश के कुछ ऐसे होते हैं बच्चे या बंदे जो कि लिखते हैं और सेंटेंसेस, लेकिन उसके अंदर इस एम आर की गलती की वजह से या फिर प्रॉपर प्रेपोजिशन वगैरह नहीं यूज़ की जाती, उसकी वजह से एक पूरे सेंटेंस की सेंस ही बदल जाती। ठीक है, तो इस तरह की आपने गलतियाँ नहीं करनी, ग्रामर अच्छी रखनी है, वोकेबलरी अच्छी रखनी है और स्ट्रक्चर अच्छा रखना है अपने सेंटेंस का। एक और बात आती है कि अगर आपके पास एडवांटेजेस के अंदर उसने कंप्यूटर का पूछा है तो आप वोकेबलरी उसकी कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप बार बार अब कंप्यूटर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी एक ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप कहीं पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, ठीक है, कहाँ कहीं पे आप मशीन्स यूज़ कर लें। ठीक है, इस तरह से जो उसके रिलेटेड आपके पास वो कैब है आपके जहन के अंदर, आप वो यूज़ करें। तो इस तरह से वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे की वोकेबलरी अच्छी है और उसके पास एक काफ़ी अच्छी कलेक्शन है वोकेबलरी की। ठीक है, और एट लास्ट द फोर्थ मॉड्यूल इज स्पीकिंग, और इसके अंदर क्या हम देखते हैं कि ये हमारे पास 11 टू 14 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू होता है फेस टू फेस होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपके सामने बैठा होता है और आप उसके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रही होती है कन्वर्सेशन, और इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और पहले पार्ट के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर्स ना आपसे एक जनरल सवाल पूछते हैं, यानी कि आपका नाम क्या है, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, या क्या आपकी डेजिग्नेशन है। तो इस तरह के ना वो नॉर्मल से कैजुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी या फिर आपके वो पूछ लेगा कि आपका घर कैसा है। ठीक है, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, कितनी आपके घर में कितने रूम्स हैं। ठीक है, इस तरह से बेसिक बिल्कुल क्वेश्चंस पूछता है, और इसके अंदर भी आपके पास टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे आप उनके रिप्लाई करते हो। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल आएगा, डिटेल से डिस्कस किया जाएगा उसमें। और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक दिया जाता है पार्ट 1 को टाइम। सेकंड पार्ट जो है, एग्जामिनर गिव्स अ क्यू कार्ड। ठीक है, क्यू कार्ड विद अ टास्क। ठीक है, और मतलब कि वो एग्जामिनर आपको ना एक टॉपिक सा कह लें दे देता है
ठीक है, यानी कि वो आपको कहेगा कि आपका क्या ख्याल है कि टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है हमारी कंट्री में। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यू कार्ड है कि उसने आपको एक क्यू दे दिया है कि आपने इस टॉपिक के बारे में मुझसे कन्वर्सेशन करनी है। तो आप अपने ओपिनियंस बताएंगे कि हाँ टूरिज्म ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अभी ये करंट सिचुएशन ये है। तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए बोलना पड़ता है और आपको अपना सबसे जो बेसिक चीज़ इसमें देखी जाती है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, और आपका एक्सेंट भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़रूर मैटर करती है कि आपने किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया। ठीक है, एंड यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर। ठीक है, वो आपको 1 मिनट दे भी देता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद वो कहता है ठीक है आप 1 मिनट ले लें, आप इसके बाद मुझे अपना आंसर दे दें, या इस तरह से वो किसी भी तरह आपको टाइम दे देता है सोचने के लिए। और अगर वो ना भी दे तो आपके पास आपने इस तरह के वर्ड ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो उसके बाद आपके पास 30 to 40 सेकेंड्स आ जाते हैं इस तरह का सेंटेंस बोलने के बाद। तो आप उसके बाद अपना जो दिमाग के अंदर आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लें कि आपने क्या क्या चीज़ बोलनी है, जैसे बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर विल आस्क 1 or 2 फॉलोअप क्वेश्चंस। ठीक है, वो उसके अंदर से जो आप बोल रहे होंगे, जब आप बोल चुके होंगे तो उसके दरमियान में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक दो। ठीक है, मामूली से कि आपने कोई यूज़ किया होगा फ्रेज, तो वो उसी को रिफ्रेश करके पूछ लेगा कि आपका इससे क्या मतलब है, या आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये 3 to 4 मिनट्स की कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर ये लॉन्गर डिस्कशन बेस्ड अपॉन पार्ट 2 टॉपिक। ठीक है, जो पार्ट 2 के अंदर क्यू कार्ड उसने आपको दिया था, जो टॉपिक आपको दिया गया था, जैसे हमें यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी टूरिज्म के बारे में, वो वही आपसे ना उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, और आपकी जो डिस्कशन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर आपको लॉन्गर और डिटेल्ड आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि हमने टू द पॉइंट आंसर करना है, और टू द पॉइंट इस तरह भी नहीं कि अगर वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप कह रहे मैं स्टूडेंट, ऐसे भी नहीं। आपने उसको थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है कि जी मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ, तो मैं इस तरह मेरी ये जॉब है, मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी के। वो एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है और वो उस आंसर के लिए काफ़ी है। लेकिन पार्ट 3 के अंदर आपको अपने आंसर्स को प्रोलॉन्ग करना है, थोड़ा डिटेल्ड आंसर देना। ठीक है, आइडियाज़ कैन बी डिफ़िकल्ट एंड आंसर्स शुड बी सब्सटेनियल। ठीक है, और आइडियाज़ जो है वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आपने आंसर भी उसी हिसाब से देना है। और आपने अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वोकेबलरी के ऊपर, और नर्वस नहीं होना सबसे मेन थिंग। वहाँ पर आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन का मतलब ही ये होता है कि आपकी वो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी और बंदे से जाके इंग्लिश में बात कर लें। ठीक है, एंड अब हम आर्ट्स के बैंड स्कोरिंग देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, जो स्कोर हमें मिलता है आर्ट्स के अंदर, ठीक है, ईच मॉड्यूल के अंदर, उसको हम बैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टोटल स्कोर होता है उसको हम फाइनल बैंड स्कोर या फिर टोटल बैंड स्कोर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा हर पार्ट के अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसके अंदर हमें इंडिविजुअल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स मतलब कि अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर से अगर हम अपने 39 क्वेश्चंस को ठीक करते हैं तो हमें 9 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक की गलती हो जाए तो आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आपको फिर भी 9 स्कोर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके 37 to 38 क्वेश्चंस जो आंसर्स ठीक हैं, यानी कि आपके पास अगर 3 से 2 गलतियां हैं, तो फिर आपका 8.5 आ जाएगा। और इसी तरह से ये एक यहाँ पर दी गई हैं वैल्यूज़, तो इसी तरह से अगर जितनी आपकी मिस्टेक ज़्यादा होंगी उतना आपका बैंड जो है वो कम होता जाए। ठीक है, जैसे और जो फाइनल स्कोर है वो आपका जो एवरेज होता है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर लिसनिंग में हमारा 8 बैंड आ गया, यानी कि 8 बैंड आने का मतलब क्या है कि हमारी 4 से 5 गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से हमारा 8 बैंड आया लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। ठीक है,
और रीडिंग मॉड्यूल के अंदर हम देख लेते हैं कि 7.5 आ गए हमारे। राइटिंग मॉड्यूल के अंदर भी 7.5 है। स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर 7। अब स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर इस तरह से क्राइटेरिया नहीं होता, ना ही राइटिंग मॉड्यूल के अंदर इस तरह से क्राइटेरिया होता है। ये जो हमारे पास के अगर 39 क्वेश्चन आंसर्स ठीक हो गए 40 में से तो 9 आ गया, उनके अंदर क्राइटेरिया और होता है। ठीक है, वो एग्जामिनर का अपना क्राइटेरिया होता है, वो आपके स्ट्रक्चर्स के मार्क अलग होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो साइड पर हमारे पास ग्राफ टाइप बना है, स्कोरिंग जो दी गई है, ये लिसनिंग और रीडिंग के लिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इनका एवरेज निकालें तो वो आपका फाइनल बैंड स्कोर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि आप सिर्फ लिसनिंग में 9/9 बैंड ले लेंगे तो आपका फाइनल स्कोर 9/9 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी मॉड्यूल्स के अंदर आपको इक्वल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अच्छे स्कोर लेने पड़ेंगे ताकि आपका फाइनल बैंड स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा बैंड स्कोर हम किसको कहते हैं? ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई 9/9 वाला ही अच्छा है, वो नो डाउट बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हम एम करेंगे वो हमने एम करना है कि हम जो 6.5 से लेकर 8.5 के दरमियान ले लें। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि 7 to 9 तक आप अपना बैंड रखें, 7 अबव। ठीक है, तो लेकिन 6.5 भी बुरा बैंड नहीं है, वो भी बहुत अच्छा बैंड है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है कि आपकी जितने ये एक नॉर्मल कह लें कि सिनेरियो है, नॉर्मल एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होते हैं उसको मेरिट पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उसको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं कि ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह से जब आप प्रोफेसर्स को मेल करेंगे, ठीक है, तो आपका जब आइट्स का बैंड अच्छा होगा तो वो ज़रूर आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, और ज़ाहिर है अगर आपका बैंड 8 है या 8.5 है और किसी और स्टूडेंट का है 6 या फिर 6.5, तो ऑब्वियसली प्रोफेसर आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, और आगे हम हमारा जो इस वीक का टॉपिक है वो है लिसनिंग मॉड्यूल। ठीक है, हम इस वीक में अपना लिसनिंग मॉड्यूल कवर करेंगे। आउटलाइन जो है हमारी वो हमें गूगल डॉक के अंदर आपको स्लैक पे मिल जाएगी। ठीक है, और आज हमने जो पढ़ना था वो था ओवरव्यू ऑफ द आइट्स, और हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखी कि कौन कौन सी टिप्स हो सकती हैं। वो फर्दर हम अब लिसनिंग की इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या टिप्स हो सकती हैं या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि हमें आर्ट्स की लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर या लिसनिंग टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए ज़रूर अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, पहली बात, अगर आपने को ऑडियो नहीं क्लियरली सुन रही तो आपने फ़ौरन से वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा या फिर जो आपको कोऑपरेट कर रहा होगा आपके साथ या मॉड्यूल का जो भी होगा, आपने उसको बताना है। ये तब की बात है जब आपने आइट्स का टेस्ट देने जाना है टेस्ट सेंटर में। ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको हर क्वेश्चन के स्टार्ट में दी गई होती हैं कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर कितनी वर्ड लिमिट के अंदर आपने आंसर करना है। ठीक है, या फिर आपने मैचिंग हेडिंग मैच करनी है हेडिंग्स को या क्या, तो वो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होता है, तो आपने उसको ज़रूर बॉदर करना है। ओके, ठीक है, और ये बात है कि आप एक बात ये भी है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस को, जब हम एग्नोवेट वगैरह जो हमारे पास हैं वेबसाइट्स हैं आर्ट्स की प्रैक्टिस की, जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो एक रिदम आपका बन जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर तो वन वर्ड आंसर ही आना है। ठीक है, जब वहाँ पे ब्लैंक्स आ जाती हैं या फिर फॉर्म कंप्लीशन का आ जाता है तो आपको यही होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक वर्ड ही आना था। पहले भी तो मैंने प्रैक्टिस की, तो वो एक अनकॉन्शियसली ना हमारा ब्रेन अडाप्ट कर लेता है उस कह लें कि रिपीटेड इंस्ट्रक्शन को कि भाई अब आगे भी इसी तरह के होंगे। लेकिन आगे जाकर कोई किसी क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे लिमिट एक्सीड भी कर जाती है, या फिर वो आपको कह देता है कि 2 वर्ड्स के अंदर आप आंसर कर दें या फिर 1 वर्ड एंड और नंबर। ठीक है, फिर मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था। मैं जब एक्नोवेट में प्रैक्टिस कर रही थी तो वो अक्सर मतलब कह लें कि 90% अगर वो आपको कह रहा है ना कि आंसर इन वर्ड वर्ड 1 वर्ड ओनली,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो बाकी 10% है वो भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बॉदर नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि सेम होती है। तो उस गलती से मैंने सीखा और हमेशा अब शुरू में इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़े। उसके बाद हमारे पास लिसन फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू वांट, ठीक है। वो आपको ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं वॉइस के अंदर, वो आपके पहले पूरा एक बैकग्राउंड बनाते हैं बात का, ठीक है। उसके बाद वो आपसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करते हैं, और आपने उस वॉइस के अंदर से ढूंढना होता है कि आपको कहाँ पर आपका जो मतलब का आंसर है वो दिया गया, ठीक है। तो आपने इसके लिए बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप जो है ना क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एग्जांपल, तो आपने हाईलाइट कर लेना है जो उसका कीवर्ड होगा। तो जब वो कीवर्ड आपको अपनी वॉइस के अंदर सुनेगा, जो वो एग्जामिनर की वॉइस होती है, यहाँ पे जो वहाँ पे ऑडियो प्ले हो रही होती है, जब आपको ऑडियो के अंदर वो वर्ड सुनता है तो आप ना अलर्ट हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि भाई अब मेरा आंसर आने वाला है, तो आप उसको गौर से सुनने लग जाते हैं, ठीक है। ट्राई एंड एंटिसिपेट व्हाट द स्पीकर विल से, दिस विल रिक्वायर कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने उसकी बात को गौर से सुनना है, और जैसे कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आगे ये वाली बात करेगा, ठीक है। तो आप जब अंदाज़ा हो जाएगा तो आपने अलर्ट हो जाना अगर आपके जो कीवर्ड से मिलता जुलता कोई वर्ड आ जाए। अब ये बात भी नहीं है कि जो कीवर्ड आपने हाईलाइट किया होगा एग्जैक्ट वही वर्ड वो बोले, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कह दे किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए आपके अंदर के एक बर्ड के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास लिखा गया है कि स्पीशी ऑफ बर्ड, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर ये लिखा गया कि स्पीशी ऑफ बर्ड आगे डैश है, ठीक है। तो और ऑडियो में वो ये बोल रहा है कि जी स्पैरो इज़ अ स्पीशी, या फिर स्पीशी का वर्ड ही यूज़ नहीं करता, स्पैरो इज़ ऑल्सो अ बर्ड दैट, आगे वो अपना सेंटेंस कंटिन्यू करता है। तो उसने स्पीशी का वर्ड स्किप कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया किसी और वर्ड के साथ, लेकिन उसका मतलब वही है, आइडिया या मेन जो आइडिया होता है सेंटेंस का वो सेम ही रहा है, तो हमारा आंसर स्पैरो ही था और वो वही रहेगा। लेकिन उसने जो थोड़ा सा रिफ्रेस कर दिया क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, तो इस वजह से कंफ्यूजन भी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है या फिर आपको पता है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या वर्ड यूज़ हो सकता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और डू नॉट वरी इफ देयर इज़ अ वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, यू मे नॉट नीड टू यूज़ इट, ठीक है। सॉरी, अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी ऑडियो के अंदर कोई एक बहुत मुश्किल वर्ड बोल देता है, ठीक है। ये जैसे कि अब वो बोल दे एंटिसिपेट, ठीक है। एंटिसिपेट का क्या मतलब है, हमें पता है कि क्या मतलब, ठीक है, यानी कि हमें अंदाज़ा लगाना, ठीक है। कुछ कभी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि जिसका मतलब हमें ना पता हो, तो हमें पैनिक नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्या पता वो हमें ज़रूरी ही ना हो हमारी जो आंसर है उसके अंदर, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ही सबसे फैंसी वर्ड है या फिर जो सबसे मुश्किल वर्ड है ना जो ऑडियो के अंदर, वो ही हमारी फिल इन द ब्लैंक का आंसर है, ऐसे नहीं है। कभी कभार बिल्कुल कॉमन वर्ड्स भी हमारा आंसर होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ फैंसी वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना, पूरे के पूरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करना, पैनिक नहीं करना, ठीक है। और आप जो मैं ये बोल रही हूँ टिप्स, ये आप ज़रूर अपने पास रजिस्टर्स पे यहाँ पे जहाँ पर भी आप नोट करें वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाकर ज़रूर लिखें, ताकि जब आप लिसनिंग की जब भी प्रैक्टिस करें तो आपके जहन में हो कि मैंने ये चीज़ को पॉइंट आउट करना, ठीक है। और अब ऐसे अगर आप अब लेक्चर ले लेंगे और बेशक आप रात को प्रैक्टिस करें या फिर ना करें, या फिर अगर आपने वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी बातें आपका माइंड नहीं उस वक्त पे कंटेन कर सकता, आपको कुछ बातें हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको रिटन फॉर्म में लिख लें साइड पर, ताकि ये जो टिप्स हैं ये आपके पास सेव रहें, और जब भी आपने कोई प्रैक्टिस करनी तो आप एक नज़र डालें इन टिप्स के ऊपर और अपनी जो प्रैक्टिस शुरू करें।
ठीक है। मैं तो इसी तरह करती थी, जब मैंने सेशंस लिए तो मैंने एक नोट्स बना लिए, पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट को हमने टारगेट करना है और ये इस गलती को नहीं दोहराना, तो इससे ये आसान हो जाता है। अभी आगे जाके जब हमारे पास हर क्वेश्चन टाइप की अलग से स्ट्रेटजी होगी ना, तो वो फिर वो काफ़ी ना इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और अगर आपको वो याद ना रहे एट द टाइम, तो फिर क्या करेंगे आप दोबारा से लेक्चर्स खोलेंगे, दोबारा से लेक्चर्स शुरू से देखेंगे, फिर आप नोट डाउन करेंगे। तो इसलिए बेहतर नहीं कि आप साथ साथ एक ही रजिस्टर पे या 2-3 पेजेस ले लें या लूज शीट्स पे, तो आप वहाँ पर ही लिखते जाएं, और जब आपने प्रैक्टिस करनी हो तो एक नज़र आपको मारनी पड़े बस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। डू नॉट इफ़ यू डू नॉट know the answer to a question attempted but do not waste time। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका स्किप हो गया, ठीक है, तो और एक और बात, सबसे मेन बात ये है कि ऑडियो जो हमारी प्ले हो रही होती है वो सिर्फ एक दफ़ा प्ले होगी, वो दोबारा से रिपीट नहीं होती। ठीक है, यानी कि आप उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपने बहुत कंसंट्रेशन से अपने क्वेश्चंस को देखना है, और जो वो बोल रहा होगा उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है, ताकि आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, और अगर आप वो मिस कर भी दें तो आपने वो जगह खाली नहीं छोड़नी, आपने कुछ ना कुछ उसके अंदर वर्ड डाल देना है। ठीक है, लेकिन आपने सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, और लिसनिंग में सबसे बड़ी बात लिसनिंग और रीडिंग के अंदर ये है कि आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मिक्स नहीं करना ऑडियो के साथ, या फिर जो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, ठीक है, उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना, आपने खुद से एंटिसिपेट करके आंसर नहीं लिखना। ठीक है, जो ऑडियो के अंदर होगा वही लिखना है। ठीक है, बी केयरफुल विद योर स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, स्पेलिंग के साथ और ग्रामर के साथ हमने केयरफुल रहना है। ग्रामर की एज सच यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ग्रामर ये इन सेंस ये कह रहा है कि आपने जो कॉमन वर्ड्स, ठीक है, ये उनका ख्याल रखना है कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं या कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनके अंदर कैपिटल वर्ड्स हमारे फर्स्ट लेटर आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको भी ओवरकम करने के लिए जो टिप है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद डू नॉट पैनिक। ठीक है, हमने पैनिक नहीं करना। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है या फिर स्पीकर जो है बहुत तेज़ी से बोल रहा है, ठीक है, आपने रिलैक्स करना है और सिर्फ कंसंट्रेट करना है। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है। ठीक है, और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने रीड राइट एंड लिसन एट द सेम टाइम। आपने ऑडियो को सुनना भी है, ठीक है, और उसके बाद हमने जो लिखना भी है, ठीक है, एक ही टाइम पर, और आपने एनालाइज भी यही करना है, साथ साथ करना है, यानी कि आप 2-3 काम साथ साथ कर रहे होगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हाईलाइट किया हुआ है अपना वर्ड अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपकी ऑडियो प्ले हो रही है, आपने ऑडियो को भी सुनना है, आपने रीड भी करना है अपना जो हाईलाइटेड वर्ड है या फिर जो क्वेश्चन है उसको भी साथ साथ पढ़ना है, और आपने लिखना भी साथ साथ है, टाइप भी साथ साथ करना है अपना। यानी कि ये एक स्ट्रेटजी होती है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जो कि आप यूज़ करेंगे, और ये आपकी कैसे इम्प्रूव होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, और आपने फोकस उसी पे करना है जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन टाइप्स को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि ये क्वेश्चन टाइप है, इसकी ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, और सारे जो कहते हैं ना, सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी और टिप्स एंड ट्रिक्स के हैं। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड लिमिट को काफ़ी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसके ऊपर काफ़ी काफ़ी आपने फोकस करना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस यूजिंग नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि आपने 2 से ज़्यादा अल्फाज यूज़ नहीं करने। If the correct answer is leather coat, the answer coat made of leather would be incorrect। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऑडियो में आपको ये बोलता है कि कोट मेड ऑफ लेदर, ठीक है, और जो हमारे पास आंसर की लिमिट है वो सिर्फ 2 वर्ड्स की है, तो आप क्या लिखेंगे, लेदर कोट लिखेंगे। ठीक है,
इस तरह से आपको मेन आइडिया भी समझ आ गया और आपने वर्ड लिमिट के अंदर ही रहे हैं और आपने उसको एक्सीड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आस्क यू टू कंप्लीट द नोट आपने कंप्लीट करना है। उसके अंदर आपके पास आ जाता है इन द मॉर्निंग, या फिर ये आपको बोला जाता है ऑडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन आपने आंसर क्या आएगा, मॉर्निंग आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वर्ड लिमिट थी वो वन वर्ड की थी। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इस वजह से, इस डर से आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और एंड पर अपने क्वेश्चंस को ज़रूर चेक करना है कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और कोई मेरी मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, और वही मुश्किल वर्ड्स के ऊपर आपने पैनिक नहीं करना, और आंसर अगर आपको नहीं पता तो आपने उसको अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना है। आपने जो है पैनिक नहीं करना। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. ओके, सॉरी, बीच में मेरे ख्याल से आवाज़ चली गई थी। ओके, तो आपने अपने स्पेलिंग और ग्रामर के साथ बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, स्पेलिंग आपने एंड पर जो आपको एक या 2 मिनट देता है, वो जो ऑडियो के अंदर भी वो देते हैं कि आपके पास 1 मिनट है, आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर लें, तो आपने तब भी अपने स्पेलिंग्स को ज़रूर देखना है। ठीक है, और टॉपिक डिफ़िकल्ट हो तो या फिर कोई जैसे टॉपिक, अगर कोई साइंस स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन और उसके अंदर वर्ड ओबेसिटी आ जाता है, तो उस साइंस स्टूडेंट को वर्ड ओपेसिटी का मतलब नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ओपेसिटी एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब मोटापा होता है। ठीक है, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर स्टूडेंट जाकर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, उसको वो कोर मीनिंग नहीं पता होगा ओपेसिटी का। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर एक वर्ड का मतलब नहीं पता तो आपका सारा कुछ ही जो आपका, जी, आप सोचेंगे कि मेरा तो ये बहुत मुश्किल आ गया, मुझसे होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने रिलैक्स करना है। क्या पता अगर वो शुरू में उसने वर्ड ओपेसिटी यूज़ किया है तो आगे जाके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे कि ओपेसिटी होता क्या है, या फिर वो कुछ इस तरह के टर्म्स यूज़ कर लें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, ओपेसिटी का मतलब तो ये है। ठीक है, तो इसी तरह पैनिक नहीं करना, आपने कंसंट्रेशन से सुनते रहना है। जो वर्ड का मतलब नहीं पता उसको स्किप करें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको ना पता हो, आपने ज़रूर उसी वक्त उसको सर्च करना है डिक्शनरी या फिर गूगल के अंदर, और आपने उसका मतलब ज़रूर देखना है ताकि आपकी वोकेबलरी साथ साथ बिल्डअप होती जाए। ठीक है, और आपने उसी पे फोकस करना है जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पिछले वाला ही रिपीट हो गया। ओके, सो टिप्स फॉर द लिसनिंग टेस्ट। अब ये हमारे पास टिप्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहली टिप हमारे पास कैपिटल लेटर्स के अंदर आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सारे जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल होंगे आंसर में। इससे ये होता है कि जो वो प्रॉपर और कॉमन नाउन की कंफ्यूजन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस ज़रूर डेली करनी है अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। एग्नोवेट के ऊपर प्रैक्टिस कर लें या फिर और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर लें। ये कोर्स आउटलाइन के अंदर हमने वहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस के दौरान है आप रिकॉर्डिंग्स को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप दोबारा से ऑडियो को रिवाइंड करके या उसको पॉज करके आप सुन लें। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी। ये नहीं कि प्रैक्टिस में एक वर्ड गुजर गया तो नहीं, मैंने पीछे नहीं करना, इस तरह से तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो सही से नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आपने ज़रूर जो रिवाइंड करके आपने देख लेना है। ठीक है, और सुन लेना है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है
तो उसको दोबारा से शुरू से कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अवेयर रहना है कि अगर चेंज ऑफ स्टेटमेंट में या फिर क्लैरिफिकेशन के आपने देखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऑडियो के अंदर जब एग्जाम वो बोल रहे होते हैं, दो पर्सन के अंदर बात हो रही है ना, तो वो एक बंदा बोलेगा कि वो एक बोलेगा फॉर एग्जांपल कि आई लाइक दिस बुक, ठीक है, बट, ठीक है, वो आगे बट का क्या मतलब है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे से वो कोई इससे ऑपोजिट बात करेगा कि लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है बुक मुझे, लेकिन इसके अंदर ये खामियां, तो इस वजह से ये मेरी मोस्ट फेवरेट नहीं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है स्टेटमेंट, ठीक है। और इस तरह से जो हमने अगर जल्दी जल्दी में आंसर लगा दिया तो हम करेंगे, हम लिख देंगे कि हाँ जी उसको ये बुक पसंद है, यानी कि ये ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। डू द, अगर आ जाएगा डू द बॉय लाइक द बुक, तो हम उसको यस कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसने आगे बता दिया है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन वो उसकी मोस्ट फेवरेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने जो चेंज इन स्टेटमेंट आता है ना, उसके ऊपर लाजमी फोकस करना है। उसके बाद आपने क्लैरिफिकेशन देखनी है, ठीक है। वो अपने वर्ड्स को क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है, जैसे इसने अभी किया, मुझे वो बुक अच्छी लगती है लेकिन ये मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट नहीं है। उसके बाद आपकी क्या, और आप डेली लाइफ के अंदर क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं। पहली तो प्रैक्टिस की आ गई, दूसरी आपने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने कोलीग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। आप कोशिश करें 5 से 10 मिनट इंग्लिश में बात करें, ठीक है। कोई अगर अगर कोई आपका फ्रेंड आपके साथ कर रहा है तैयारी आर्ट्स की, ठीक है, वो भी देना चाहता है तो आप उसके साथ कर लें, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन आप अपनी ज़िंदगी की आप इंग्लिश में करना शुरू करें, ठीक है। और आप इंग्लिश में सोचें, ठीक है। जैसे हम अगर फारिग हो तो हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं दिमाग में, तो वो सोचें, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रक्चर सोचने में और उसको अपनी ज़िंदगी में बोलने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप बोल के भी प्रैक्टिस करें। आपने अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश बुक्स पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। इससे आपकी वोकेबलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरी आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, ठीक है। और तीसरी बात, आपको वो आइडिया हो जाएगा कि आप जब आप रीड कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको अपने जहन में भी पढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरह से वो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव करेगा और आपके लिए वो आइडियाज़ भी जनरेट करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आ जाती है कि आपकी वोकेबलरी और आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। आपने इंग्लिश मूवीज़ देख लें और उसके लेकिन विद सबटाइटल्स देखें, ठीक है, ताकि आप के अगर कोई वर्ड आपको उसके एक्सेंट की वजह से या उसके तेज़ बोलने की वजह से समझ नहीं आया, तो आप उसके सबटाइटल्स में देख लें। इससे भी काफ़ी इंग्लिश के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इससे आपकी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और आप अगर इंग्लिश म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप उसके लिरिक्स के ऊपर ज़रूर फोकस करें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आज टिप्स भी देखी, लिसनिंग की और ओवरव्यू देखे सारे के 4 मॉड्यूल्स के, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अब अपने जो लिसनिंग टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, या फिर जो है इनबॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दे। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जनरल आइल्स के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके। जी सर, उमर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, एक बात कहनी थी, ये जो मैम कह रही थी
रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी जो रिकॉर्डिंग को बार बार रिपीट कर लें। तो इसका ना हमें एक तो नुकसान ये होगा कि हमने जो चीज़ एक दिन में सीखनी है या 2 दिन में सीखनी है ना, तो क्योंकि जो हमारा फाइनल टेस्ट होता है ना आर्ट्स में, उसमें एक ही दफ़ा ये चीज़ होती है कि मतलब हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर हमें ये आदत पड़ जाएगी, अगर हम बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो हमने जो चीज़ 2 दिन या 3 दिन में सीखनी है वो हम मे भी हफ्ता लगा दें या 2 हफ्ते लगा दें। तो इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम उस चीज को अगर एक ही दफा में करें, अगर हमसे मतलब आंसर नहीं हमें आते, तो हम दोबारा से मतलब प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर लें। जी, ये आपने बात ठीक की है। ठीक है, पहली बात ये अपने स्टेप वाइज़ चलना होता है। पहला आपका जो स्टेप ये होगा कि आपने जो अपनी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव करनी है। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो आपकी है ना टाइम लिमिट जो आपको दिया गया होता है, आपने उसके अंदर पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से शुरू में आप ज़रूर इस तरह से ऑडियो अपनी रिपीट कर लें। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप पैनिक नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कुछ मिस हो गया तो आप रिपीट कर लें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप हर क्वेश्चन के बाद रिपीट करें। ठीक है, ये एक तरह से आपने सेल्फ एनालिसिस करना है। ठीक है, आप जो शुरू-शुरू में क्वेश्चंस आप रिपीट कर लें, सॉरी ऑडियो रिपीट कर लें। ठीक है, लेकिन जब आप मॉक दें, ठीक है, आप पूरा वीक प्रैक्टिस करें, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें लिसनिंग मॉड्यूल का, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी रिपीट ना करें। ठीक है, आपने यही कोशिश करनी है मॉक टेस्ट में कि आप रिपीट बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है 1 या 8 बार तो आप कर लें। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। आपने खुद को खुद ही एनालाइज़ करना है, खुद ही अपनी प्रैक्टिस करवानी है। आपको सबसे बेहतर पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो इसलिए आप शुरू में ज़रूर उसको करें जब आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करें, लेकिन जब आप एट द एंड आप उसकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल भी रिपीट ना करें ऑडियो। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड करें? हमारे सेशन का टाइम हो गया।